Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss some basic concept related to Python programming. In our last lecture we already discussed about identifier and keywords. So in this lecture our main focus is to discuss about operators. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक हम बात कर चुके थे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में जैसे आपने जाना कि किस तरीके से हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। साथ साथ हमने फ्लोर डिवीज़न का ऑप्शन भी समझा, मॉडुलो डिवीज़न भी देखा हमने और एक्सपोनेंट भी। इसी तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं बेसिकली, और कंपेयर जब हम करते हैं तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये यूज़ होते हैं आपको। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको कंपैरिजन ऑपरेटर, और इसके बाद हम आज लॉजिकल ऑपरेटर समझेंगे, पढ़ेंगे। तो ये देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर का है आपका, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये आपका ग्रेटर देन है, लेस देन है। चलिए स्टार्टिंग से ही करते हैं, पहले आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ाते हैं। तो ये ऑपरेटर्स हैं अर्थमेटिक डिफरेंट ऑपरेटर्स, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, यू कैन सी हियर, ये प्लस का है, ऐड करने के लिए यूज़ किया जाएगा। सेकंड माइनस, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। थर्ड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के लिए ये फ्लोर डिवीज़न, ये डिवाइड है, एक डिवीज़न है और एक फ्लोर डिवीज़न है। तो डिवीज़न में आपका जो डिफरेंस और फ्लोर डिवीज़न में डिफरेंस है वो ये है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा एक फ्लोट वैल्यू आती है, ठीक है। पॉइंट्स में आया मिलेगा आंसर आपको, चाहे आप दोनों नंबर इंटीजर ही क्यों ना हो। जैसे आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2.0 आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2.5 आएगा। लेकिन जो फ्लोर डिवीज़न है उसमें क्या है आपका कि आंसर हमेशा डेसिमल में आएगा। आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, सॉरी, इंटीजर पार्ट में आएगा हमेशा। तो लिखा भी हुआ फ्लोर डिवीज़न दैट रिजल्ट इनटू होल नंबर एडजस्टेड टू द लेफ्ट इन द नंबर लाइन। तो नंबर एडजस्ट होकर आपका आएगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट आएगा नंबर का। जैसे आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना डजेंट मैटर, वो नहीं शो होता उसमें किसी भी तरीके से। तो ये फ्लोर डिवीज़न था। उसके बाद हमने एक मॉडुलो डिवीज़न भी देखा था। मॉडुलो डिवीज़न को परसेंटेज के साइन के साथ डिनोट करते हैं, और ये क्या हमें बताता है, ये हमें बताता है रिमाइंडर कितना है, ठीक है। जैसे हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो परसेंटेज के साइन के साथ इसे डिनोट करते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आता है आपका एक्सपोनेंट का आता है। तो जब एक्सपोनेंट में हम जाएंगे तो एक्सपोनेंट के लिए साइन है आपका डबल स्टिक मार्क। तो डबल स्टिक के थ्रू एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 डबल स्टिक 3, तो इट मीन्स 2 पावर 3, इट मीन्स 8 आएगा। तो ये डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, ये आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैं करवा चुका हूँ। आई होप आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो थोड़ा सा एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो जैसा नेम बता रहा है, अच्छा ये प्रोग्राम है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, कंपैरिजन ऑपरेटर का। तो जैसा नेम बता रहा है, ये बेसिकली कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट नंबर्स को। तो अगर हमें नंबर को कंपेयर करना है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये सब साइन आते हैं इसमें। तो इसके थ्रू हम कंपैरिजन ऑपरेटर में ये सब यूज़ होता है आपका, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर का याद रखिए। कंपैरिजन ऑपरेटर में जब आप आंसर देखेंगे तो आंसर या तो ट्रू आएगा या आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। और लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। तो ये आज हमारा मेन टॉपिक है, लॉजिकल ऑपरेटर आर द एंड और नॉट ऑपरेटर। तो 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर इसकी सिग्निफिकेंस बताऊँगा कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। देखिए एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपसे कहा जाता है अटेम्प्ट क्वेश्चन 1 और अटेम्प्ट क्वेश्चन 2, तो इसका क्या मतलब निकालेंगे आप। इसका सिंपल सा मतलब आप ये निकालेंगे कि आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों अटैम्प्ट करने हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं या तो मार्क्स मिलेंगे या मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये नहीं कि मतलब एक क्वेश्चन करने पर हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ये एक और रूल मान लीजिए, इसके साथ मैंने ऐड कर दिया है। तो अटैम्प्ट 1 और 2 लिखा आता है तो आपको ये पता है कि आपको दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर ये लिखा रहता है अटैम्प्ट 1 और 2, तो इसका मतलब या तो क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करना है या फिर क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है। दोनों में से भी अगर आपने एक अटैम्प्ट कर लिया तो फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका कि या तो आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर 2 कंडीशंस आपकी
एंड से सेपरेटेड है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी आपका आंसर ट्रू होगा फाइनल। ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। ठीक, दूसरी बात और की, और में क्या है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है सेकंड कंडीशन फॉल्स है, या फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है सेकंड कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है या फिर दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर की बात थी एंड और नॉट के बारे में। थर्ड आता है नॉट। नॉट बेसिकली नेगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट को नेगेट करता है आपका नॉट। ठीक, तो हम देखेंगे इसमें। तो एंड के साथ याद रखिएगा, एंड के साथ रिजल्ट ट्रू तभी होगा जब जो कंडीशन सेपरेट की गई है एंड से, वो सभी कंडीशन ट्रू पाई जाती हैं, दोनों कंडीशन ट्रू पाई जाती हैं। तो और के केस में दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू पाई जाती है, एटलीस्ट वन कंडीशन भी ट्रू पाई जाती है, तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और जहाँ तक नॉट की बात है, तो नॉट बेसिकली स्टेटमेंट को नेगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली हम ऐसे यूज़ करते हुए, जैसे आई एम इन स्कूल, आई एम नॉट इन स्कूल, तो आप स्कूल में हैं, आप स्कूल में नहीं, नॉट लगा दी तो इसका मतलब आप वहाँ नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट जस्ट रिवर्स हो जाता है आपका। तो उसी तरीके से नॉट कीवर्ड लिख देने से, ये कीवर्ड है, ये नॉट कीवर्ड लिख देने से रिजल्ट ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। आई थिंक अभी एक एग्जाम्पल की ज़रूरत है, तो वहाँ हम क्लियरली समझेंगे कि कैसे होता है। अब चलिए हम x की कंडीशन ना देखें, x की वैल्यू ही ट्रू या फॉल्स ले लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा समझने में। तो x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू फॉल्स है। याद रखिएगा ट्रू और फॉल्स कीवर्ड है, जिसमें t और f कैपिटल बनता है। ठीक है, तो x कीवर्ड्स मैंने कल बताया था, कीवर्ड्स वो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन होता है पाइथन इंटरप्रेटर को। तो x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू फॉल्स है। अब हमने क्या काम किया, हमने ये लिखा प्रिंट x एंड y इज़ x एंड y। तो जब हम x एंड y की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो हम प्रिंट करा रहे हैं आपको x एंड y की वैल्यू, एंड से सेपरेट किया है x एंड y को, तो इट मीन्स ट्रू एंड y की वैल्यू क्या थी, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, दोनों में से एक फॉल्स होगी, y की वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, आंसर ट्रू तभी होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी जो एंड से सेपरेटेड है। यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी, तो जब एक कंडीशन फॉल्स हो गई या एक वैल्यू फॉल्स हो गई आपकी, तो उस केस में आंसर भी फॉल्स आएगा। ठीक, सेकंड देखते हैं। सेकंड लिखा हुआ है प्रिंट x और y इज़ x और y, और से सेपरेट किया गया है यहाँ पर। तो जब और से सेपरेट किया गया है तो कंडीशन ये है कि दोनों में से किसी एक के भी ट्रू होने पर आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू और फॉल्स। तो x ट्रू है, y फॉल्स है, दोनों में से फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, नहीं है, डजेंट मैटर, ट्रू भी होती तो भी, फॉल्स होती तो भी आंसर ट्रू ही होता, क्योंकि और की ये कंडीशन है कि दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी अगर आपकी ट्रू पाई जाती है तो आंसर फाइनल रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। इस केस में एक कंडीशन हमें ट्रू मिल गई तो हमारा आंसर भी ट्रू आएगा। थर्ड बात करते हैं नॉट की। लिखा हुआ प्रिंट नॉट x इज़ नॉट x, तो x का नेगेट किया गया है यहाँ पर, तो x को जब नेगेट किया गया है, ठीक है, तो x की वैल्यू थी ट्रू, नॉट x लिखने पर उसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा ही बता रहा हूँ, अभी जब से मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ इसमें कि देखिए एंड और नॉट बेसिकली सेपरेट किया जाता है कंडीशन को। अब कंडीशन का जो आंसर रहता है वो या तो कोई कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, सिंपल। तो बजाय इस बात की कि मैं आपको कंडीशन दूँ और यहाँ पर इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाऊँ, मैंने कंडीशन का जो रिजल्ट लिया है वो एक्स और वाई की वैल्यू ली है जो ट्रू या फॉल्स है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे जब पाइथन प्रोग्रामिंग आप देखेंगे तो एक्स और वाई की जगह कंडीशन दे रखी होंगी, कंडीशन कैलकुलेट होगी, कंपैरिजन ऑपरेटर दे रखा होगा, ठीक है, वहाँ पर उसमें कंडीशन निकाली जाएगी। कंडीशन हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर की हेल्प से निकाली जाती है, ठीक है। तो उसमें आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो जो भी आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स, उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू डिसाइड होगी। और फिर एंड से सेपरेट किया है और से सेपरेट किया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फाइनल आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक। तो एक बात ये थी, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक्स और वाई की वैल्यू को ट्रू या फॉल्स लिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए अब आंसर ये आएगा, ठीक। एंड से जब हम सेपरेट करते हैं तो सभी वैल्यू जब तक ट्रू नहीं होंगी फाइनल आंसर ट्रू नहीं होगा, यानी एंड के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, और बाकी सभी केसेस में आंसर फॉल्स ही आएगा। यानी एक वैल्यू भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, फर्स्ट वैल्यू ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स होगा, फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है तो आंसर फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स हैं तो भी आंसर फॉल्स होगा। ट्रू सिर्फ तभी होगा एंड के केस में जब आपके फर्स्ट भी ट्रू होगा सेकंड भी ट्रू होगा। इट मीन्स कुछ ऐसा लिखा होगा ट्रू एंड ट्रू, तब आंसर ट्रू होगा।
अगर हम और की बात करें तो और में क्या है, और में दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन के ट्रू होने पर भी ये फाइनल आंसर ट्रू आएगा। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा, फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है तो भी आंसर ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तो भी आंसर ट्रू आएगा। फॉल्स सिर्फ तभी आएगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगे, ठीक, एक ये। और जहाँ तक एक्स की बात करें, अब वो सॉरी नॉट की बात करें, तो नॉट में ऐसा है कि अगर एक्स की वैल्यू फॉल्स है और आप नॉट एक्स लिखते हैं तो ट्रू आएगा, ठीक है, यानी ट्रू होगा, एक्स की वैल्यू ट्रू होगी तो नॉट एक्स की वैल्यू फॉल्स होगी, और एक्स की वैल्यू फॉल्स होगी तो नॉट एक्स की वैल्यू ट्रू होगी, यानी वैल्यू जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अभी ये समझ में आ चुका होगा आपको। आगे देखते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर पर थोड़ी देर में आएंगे, पहले एक असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। देखिए मैथ का जो इक्वल साइन होता है एक्चुअली यहाँ पर उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक, क्योंकि ये वैल्यू असाइन करने का काम करता है, वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करता है, पहली बात। दूसरी और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन होगी, क्लियर। जैसे लिखा होगा मैथ की फॉर्म में x इक्वल टू 5, इट मीन्स 5 इज़ असाइन टू x, वो इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन अलग होता है पाइथन में, ठीक है। तो एक तो ये, और दूसरा ये है कि इसमें पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर को भी यूज़ करने के सिर्फ से ये तो सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको, और भी मेथड है तो वो मैं बताऊँगा आपको। तो पहले सिंपल करते हैं, जैसे ऑपरेटर का ये साइन है, देख पा रहे हैं आप, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैथ में से इक्वल बोलते हैं, यहाँ पर ये असाइनमेंट है। मैंने लिखा x इक्वल टू 5, इट मीन्स 5 इज़ असाइन टू x। देखिए एक वेरिएबल को एक ही प्रोग्राम में कितनी भी बार वैल्यू असाइन हो सकती है, कितनी भी बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो लेकिन जो लेटेस्ट असाइन होगा वो मैटर करेगा। आपने पहले लिखा x इक्वल टू 5, फिर आपने लिखा x इक्वल टू 6, फिर लिखा आपने लिखा x इक्वल टू 7, तो जो फाइनल वैल्यू होगी x इक्वल टू 7 तो वो आपकी कंसिडर की जाएगी। पहले आपने क्या असाइन किया था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें x इक्वल टू 5 लिखा है, इट मीन्स 5 इज़ असाइन टू x, x को 5 वैल्यू असाइन हो गई है। आगे देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है x इक्वल टू x प्लस 5, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x का जो आंसर x प्लस 5, x की जो भी वैल्यू होगी वट एवर ऊपर जो मेंशन कर रखी होगी, मान लीजिए x की वैल्यू 6 है, तो 6 प्लस 5 11 x को असाइन हो जाएगा। पहले 6 थी, अब x को 11 हो जाएगा असाइन। लेकिन इसको असाइनमेंट ऑपरेटर में दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो दूसरा तरीका क्या है वो समझ लीजिए आप। वो दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिखें, x अगर दोनों ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों साइड में सेम वेरिएबल है, ठीक है। जैसे इसमें दोनों साइड में सेम वेरिएबल है x है, तो हम x को सिंगल टाइम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x, फिर राइट हैंड साइड में वो ऑपरेटर जो दोनों को सेपरेट कर रहा है वो लिखेंगे, वो इस केस में क्या है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस, फिर असाइनमेंट का साइन, और फिर वो कांस्टेंट जो आपको राइट हैंड साइड में दे रखा है, जो इस केस में 5 है, तो हम लिखेंगे x प्लस इक्वल टू 5। तो बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों को यूज़ करोगे आंसर एक ही आएगा, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक अलग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा x प्लस इक्वल टू 5, तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। कहीं भी आपको ये देखने को मिलता है x प्लस इक्वल टू 5, तो उसका मतलब है 5 इज़ असाइन टू x, 5 x को असाइन की गई है। क्लियर हो गया? चलिए, इसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ है x इक्वल टू x माइनस 5, तो इसका मीनिंग क्या है? इसको लिखा जा सकता है x माइनस इक्वल टू 5। तो सेम कॉन्सेप्ट हम माइनस पे भी अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं खाली प्लस पे अप्लाई होता है, सभी ऑपरेटर पे अप्लाई होता है, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, मॉडुलो डिवीज़न हो, कुछ भी हो। तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू x माइनस 5 को हमने क्या लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर में, x माइनस इक्वल टू 5। इसी तरीके से मल्टीप्लाई के लिए एस्टिक साइन यूज़ होता है। तो अगर कहीं लिखा हुआ x इक्वल टू x एस्टिक 5, तो इसको लिखा है x एस्टिक साइन देन इक्वल 5। इसी तरीके से डिवाइड का भी कर सकते हैं, x इक्वल टू x डिवाइड बाई 5 अगर लिखा हुआ तो उसको लिखेंगे हम x डिवाइड बाई इक्वल टू 5। मॉडुलो डिवीज़न का देखिए, x मॉडुलो डिवीज़न 5 है तो लिखेंगे x मॉडुलो डिवीज़न इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलो डिवीज़न ये ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स हो गए, डिफरेंट ऑपरेटर्स हो गए। और देखते हैं, फिर इसी तरह से फ्लोट डिवीज़न पर भी ये अप्लाई होता है, और ये आपका एक्सपोनेंट पर भी अप्लाई होता है। कंडीशन मेन ये है कि दोनों साइड में सेम वेरिएबल का होना ज़रूरी है। अगर दोनों साइड में सेम वेरिएबल नहीं है तो फिर आपका ये अप्लाई नहीं होगा,
ठीक है। तो जनरली हमें ऐसे ही देखने को मिलता है प्रोग्रामिंग में, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये है क्या ये और पर भी अप्लाई होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी अप्लाई होता है, बिटवाइज ऑपरेटर पर भी अप्लाई होता है। ये बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाया नहीं मैंने आपको अभी, ठीक है, तो औरों पर भी अप्लाई होता है ये, ठीक है। अब कुछ एक स्पेशल ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। बिटवाइज पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा उसमें समझाने में। तो ये है आपका स्पेशल ऑपरेटर। कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं अलग से ही, वो किसी कैटेगरी में नहीं आते, अलग से ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या था, इज़ और इज़ नॉट। अब याद रखिएगा, इज़ और इज़ नॉट दोनों क्या थे, कीवर्ड हैं। इज़ भी कीवर्ड है, नॉट भी कीवर्ड है। हालांकि यहाँ पर एक ऑपरेटर है इज़ और एक ऑपरेटर इज़ नॉट, दोनों एक साथ आते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाते हैं। तो ये क्या चेक करते हैं, ये आइडेंटिटी चेक करते हैं। दे आर यूज टू चेक इफ टू वैल्यूज और वेरिएबल्स आर लोकेटेड एट द सेम पार्ट ऑफ द मेमोरी। टू वेरिएबल्स दैट आर इक्वल डज नॉट इम्प्लाई दैट दे आर आइडेंटिकल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। दो इज़ का मतलब ये है कि दोनों मेमोरी की सेम लोकेशन पर हैं या नहीं, ठीक है। अगर दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, यानी दोनों मेमोरी में एक ही लोकेशन पर स्टोर्ड हैं, तो आंसर इज़ का ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। वैल्यू आइडेंटिकल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यू आइडेंटिकल है, हम चेक कर रहे हैं, तो उसमें आंसर फॉल्स भी आ सकता है। बात यहाँ पर मेमोरी लोकेशन की है कि मेमोरी लोकेशन दोनों की सेम है कि नहीं। वैल्यू सेम है नहीं है डजेंट मैटर, ठीक है। हम ये जानते हैं कि जब हम पाइथन में वेरिएबल स्टोर करते हैं तो वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं। तो दो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होने वाले सेम वैल्यू को जब हम इसके थ्रू एक्सेस करेंगे तो आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन अगर दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, ठीक है, ऑफकोर्स वैल्यू तो सेम होगी, तो उस केस में आंसर ट्रू आएगा। तो यहाँ जो डिपेंड करता है वो डिपेंड ये करता है कि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है या दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। अगर मेमोरी लोकेशन सेम है तो आंसर ट्रू आएगा, मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है तो आंसर फॉल्स आएगा। वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू देख के आप इसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है इज़ ट्रू इफ़ द ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल। ट्रू होगा अगर दोनों ऑपरेंड आइडेंटिकल हैं तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स इज़ ट्रू, ठीक। तो ये आ जाएगा। और इज़ नॉट क्या है, ट्रू इफ़ ऑपरेंड्स आर नॉट आइडेंटिकल। तो ट्रू होगा जब ऑपरेंड्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो जैसे लिखा एक्स इज़ नॉट ट्रू, ठीक। तो फिर हम लिखेंगे एक्स इज़ नॉट। तो इज़ लिखते हैं या इज़ नॉट लिखते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू और देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, यहाँ समझ में आएगा आपको। देखिए मैंने लिया है x1 = 5 और y1 = 5, दोनों की वैल्यू सेम है। 5 असाइन कर दिया x1 को, 5 भी असाइन कर दिया y1 को। x2 की वैल्यू ले ली हेलो और y2 की वैल्यू भी ले ली हेलो, दोनों वैल्यू सेम है। लेकिन वैल्यू एक डिफरेंट वेरिएबल को असाइन की गई है, एक x2 को असाइन की गई, एक y2 को। ऐसे ही x3 एक लिस्ट है, लिस्ट आपने नहीं पढ़ा होगा अभी, मैं बता देता हूँ। लिस्ट में क्या करते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट को कंटेन किए रहती है, ठीक है, तो इसे लिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 और स्क्वायर ब्रैकेट का साइन लगा रहे हैं, इसका मतलब एक लिस्ट है। तो एक लिस्ट ले ली x3 1 2 3, y3 एक लिस्ट ले ली 1 2 3, दोनों सेम है, तो दोनों एलिमेंट सेम है। अब जब हम लिखेंगे प्रिंट x1 इज़ नॉट y1, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, x1 इज़ नॉट y1, तो आंसर आएगा फॉल्स। और हम लिखेंगे x2 इज़ y2, x2 y2 है तो आंसर आएगा ट्रू। और अब हम जब लिखेंगे x3 इज़ y3 तो आंसर आएगा फॉल्स। तो ये डिपेंड करता है मेमोरी लोकेशन पर। यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हियर वी सी दैट x1 एंड y1 आर इंटीजर्स ऑफ द सेम वैल्यू। इंटीजर्स हैं और उनकी वैल्यू सेम है, सो दे आर इक्वल एज वेल एज आइडेंटिकल। सेम इन द केस विद x2 एंड y2, तो ये सेम भी है और आइडेंटिकल भी है। बट x3 एंड y3 आर लिस्ट, दे आर इक्वल बट नॉट आइडेंटिकल। ये इक्वल तो हैं, ये आइडेंटिकल नहीं है। इट इज़ बिकॉज द इंटरप्रेटर लोकेट देम सेपरेटली इन मेमोरी एल्दो दे आर इक्वल। तो जब लिस्ट की बात आती है तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, लिस्ट के लिए मेमोरी में चाहे लिस्ट के आइटम सेम ही क्यों ना हो, उनको मेमोरी में अलग अलग लोकेट करता है, ठीक है। चूँकि वो अलग अलग लोकेट करता है तो आंसर जब आएगा तो जब हम देखेंगे x3 इज़ y3 तो आंसर उस केस में फॉल्स आएगा। लेकिन जब हम केस देख रहे हैं x2 y2 तो दोनों की वैल्यू सेम भी है, आइडेंटिकल भी हैं, दोनों की वैल्यू आपकी हेलो है और इक्वल भी हैं, सेम भी हैं, दोनों की लेंथ भी सेम है, 5 वर्ड आ रहे हैं दोनों में, तो x इज़ y2 का आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब हम कहेंगे x1
इज़ y1 तो भी आंसर ट्रू आएगा, या फिर हम ये लिखें x1 इज़ नॉट y1 तो भी तो आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि नॉट तो नेगेट करता है, इसका जस्ट रिवर्स इज़ नॉट है। तो यहाँ पर हमने एक बात समझी कि वैल्यू इक्वल एंड आइडेंटिकल दोनों हैं तो आंसर ट्रू आएगा, और इक्वल है आइडेंटिकल नहीं है तो आंसर फॉल्स आएगा। और ऐसा होता है किस केस में? लिस्ट के केस में। लिस्ट के केस में पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, मेमोरी में लिस्ट को अलग अलग प्लेस पर स्टोर करता है, ठीक है, तो आंसर उसके अकॉर्डिंग आता है आपका। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। तो एक तो था ये आइडेंटिकल ऑपरेटर हो गया, अब मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं उसको भी देख लेते हैं। एक आता है इन और एक आता है नॉट इन। तो ये मेंबरशिप बताते हैं कि पर्टिकुलर मेंबर किसी एक डेटा टाइप, जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट जैसा भी हमने पढ़ा। अभी हम ये जानना चाह रहे हैं वन इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट और नॉट, जिसमें एलिमेंट 1 2 3 थे। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए आपको डिफरेंट सीक्वेंस का होना ज़रूरी है, जिसमें सीक्वेंस वो का मतलब है यहाँ पे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप से, मैंने आपको डेटा टाइप अभी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। जब हम बात डेटा टाइप की करते हैं तो डेटा टाइप का मतलब टाइप ऑफ डेटा। इंटीजर अपने आप में डेटा टाइप है, फ्लोट अपने आप में डेटा टाइप है, उसी तरीके से स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी भी डेटा टाइप है। इनको सीक्वेंस की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट को कंटेन नहीं करते, एक सिंगल एलिमेंट नहीं होता, ये मोर देन वन एलिमेंट का कलेक्शन होते हैं। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन सबका अलग अलग होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सीक्वेंस है और हम उसमें ये पता करना चाह रहे हैं कि ये एक एलिमेंट इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का पार्ट है कि नहीं है, तो वहाँ पर हम फिर मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे इस केस में देखते हैं, इन पहला है ऑपरेटर इन और दूसरा है नॉट इन। इन का मतलब है पार्ट है, अगर वो पार्ट है 5 इन x तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर पार्ट नहीं तो आंसर फॉल्स आएगा। नॉट इन जस्ट इनका रिवर्स होता है, नॉट लगा दिया तो रिजल्ट जस्ट नेगेट हो जाएगा उसका, ठीक है। ज़रा एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हो x इजिकल टू हेलो वर्ड। अब x एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, और स्ट्रिंग जो होती है हमेशा उसे हम डबल कोट से सिंगल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये बताती है कि इसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। एक है डिक्शनरी y, डिक्शनरी को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिक्शनरी का रिप्रेजेंटेशन होता है। आगे हम देखेंगे जब डेटा टाइप को पढ़ाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ऑपरेटर पढ़ा रहा हूँ, तो एक आइडिया ले लीजिए। यहाँ पर डिक्शनरी को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और डिक्शनरी में क्या होता है, पहले तो हम उसकी की बताते हैं, फिर उसकी वैल्यू बताते हैं। अब की और वैल्यू क्या है, ये जो एलिमेंट होते हैं सभी के एक की प्रोवाइड करा दी जाती है, की उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। जैसे ए एक वैल्यू है, इसकी आइडेंटिफिकेशन या इसकी जो की है वो 1 के थ्रू आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ए एक वैल्यू है और 1 उसकी की है। इसी तरीके से बी एक वैल्यू और 2 इसकी की है, तो हम की वैल्यू के कॉम्बिनेशन में इसमें लिखते हैं। और हम जब लिखते हैं इस तरीके से की और वैल्यू को, तो कॉलन से सेपरेट कर देते हैं। जैसे 1 कॉलन ए लिखा है, कॉमा 2 कॉलन बी लिखा है, ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा प्रिंट एच इन एक्स, ठीक, तो हमें ये देखना है क्या एच एक्स में है, यानी एच स्ट्रिंग एक्स का पार्ट है कि नहीं है। तो एच तो है, कैपिटल एच देखना है आपको, स्मॉल एच और कैपिटल में भी डिफरेंस है, ये भी समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी देख सकते हैं और सेट ऑफ कैरेक्टर को भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे सेकंड में दिखाया गया है, हम हेलो को ही सर्च कर रहे हैं, हेलो वर्ड में हम लिख रहे हैं हेलो नॉट इन एक्स, तो आंसर आ रहा है ट्रू। अगर हेलो इन एक्स होता, ठीक है, तो आंसर आता फॉल्स। अब हेलो नॉट इन एक्स लिख रहे हैं तो आंसर आ रहा है ट्रू, तो आंसर आएगा इस केस में ट्रू, ठीक है। हेलो यहाँ एच, हेलो का एच कैपिटल बनेगा यहाँ पर, ओके। अगर हेलो का एच कैपिटल होता और हम लिखते हैं हेलो इन एक्स तो आंसर ट्रू होता, और हम लिखते हैं हेलो नॉट इन एक्स तो आंसर फॉल्स होता। अब चूंकि एच इसमें स्मॉल है तो हेलो तो इसमें मिलेगा नहीं आपको, कंप्लीटली एच नहीं मिलेगा ना, एच मैच नहीं होगा, तो हेलो इन एक्स लिखेंगे तो आंसर होगा फॉल्स, और जब हम लिखेंगे हेलो नॉट इन एक्स तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। तो यहाँ पर ये भी देखना है आपको कि कैपिटल और स्मॉल का भी डिफरेंस देखना है। ऐसा नहीं है कि बस कैरेक्टर मैच हो गए तो बस ठीक है, ठीक है। पहले तो देखना है वो वर्ड या लेटर या कैरेक्टर है कि नहीं है, अगर है तो इन में वो ट्रू आएगा और नॉट इन में फॉल्स आएगा आंसर। और वो है लेकिन अपर केस और लोअर केस में दे रखा है, अपर केस में है लेकिन लोअर केस में दे रखा है, लोअर केस में या अपर केस में दे रखा है, तो आंसर फॉल्स आएगा। जैसे इस केस में
ठीक है। हेलो दे तो रखा है लेकिन हेलो का एच स्मॉल है, जबकि जो स्ट्रिंग है उसमें एच कैपिटल में दे रखा है। तो जब हम इसको सर्च करेंगे तो हेलो नॉट इन एक्स में आंसर आपका ट्रू आएगा। बस इतना याद रखिएगा, इनका जस्ट रिवर्स नॉट इन होता है। तो इनमें अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो नॉट इन में उसी का आंसर फॉल्स आएगा। अब इसी तरीके से अगर हम लिखें प्रिंट 1 इन वाई, तो 1 वाई में है कि नहीं, वाई देखते हैं वाई क्या है भाई, वाई है, अच्छा ठीक, वाई एक डिक्शनरी थी 1 इन वाई। तो जब हम 1 इन वाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका ट्रू आएगा, क्योंकि 1 तो वाई में है, ठीक है। इस तरीके से आंसर आएगा आपका। लिखेंगे ए इन वाई, तो ए नहीं है वाई में, तो आंसर फॉल्स आएगा। देखते हैं एक बार फिर से। जब आप ये देखते हैं ना डिक्शनरी में देखते हैं, तो डिक्शनरी में हम की मैटर करती है, वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर जब हम 1 इन वाई देख रहे हैं तो की सर्च होगी, क्या की 1 है वाई में, नहीं है, 1 है की। लेकिन जब हमने ए इन वाई दिया तो ए की नहीं है, ई वैल्यू है। तो चूँकि वो एक वैल्यू है तो आंसर फिर उस केस में फॉल्स आएगा। तो आंसर कुछ ये आएगा आपका ट्रू 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 फॉल्स। ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसका, देखिए जो मैंने बताया था वही है। हेयर एच इज़ इन एक्स बट हेलो इज़ नॉट प्रेजेंट इन एक्स, रिमाइंडर पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव। पाइथन केस सेंसिटिव होती है, तो केस सेंसिटिव है तो स्मॉल एच और कैपिटल एच में डिफरेंस कंसीडर होता है वहाँ पर। सिमिलरली 1 इज़ की एंड ए इज़ द वैल्यू इन डिक्शनरी वाई, सो ए इन वाई रिटर्न फॉल्स, तो ए इन वाई फॉल्स रिटर्न करेगा आपका। तो ये समझ लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर बताया मैंने आपको, असाइनमेंट ऑपरेटर बताया। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा आज बिटवाइज ऑपरेटर का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कल के वीडियो में बिटवाइज मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा आपको, और इसमें टाइम भी लगेगा, तो एक वीडियो इसके ऊपर अलग से बनेगा बिटवाइज के ऊपर, ठीक है। तो पहले दिखाते हैं हम आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, स्पेशल ऑपरेटर असाइनमेंट हो चुका है आपका, लॉजिकल हो चुका है आपका, कंपैरिजन भी हो गया, ओके। बिटवाइज ऑपरेटर देखिए ज़रा, बिटवाइज को बिटवाइज क्यों बोला जाता है, ऑपरेटर क्यों बोला जाता है। देखिए बिट का मतलब है यहाँ पर 0 या 1, ठीक है। ये बाइनरी डिजिट्स होती हैं, बाइनरी डिजिट्स को ही बिट बोला जाता है शॉर्ट में। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, ये बिट पर वर्क करते हैं। इट मीन्स ये 0 और 1 पर वर्क करते हैं। तो पहले तो हमको क्या करना आना चाहिए, पहले तो हमें ये आना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी एक नंबर दे रखा होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में दे रखा होगा, जैसे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 2 कुछ भी हो सकता है। 0 और 1 भी डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं, अलग बात है, वो बाइनरी में भी कंसिडर होते हैं, बाइनरी की भी डिजिट है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन मालूम होगा तभी आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जो कल का वीडियो है उसमें पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि किसी नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर किस तरीके से अपना काम करते हैं। तो ये आपके लिए आज होमवर्क है, थोड़ा आप भी पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगा कल आपको थोड़ा सा भी, क्योंकि देखिए ये अगर बेसिक क्लियर होते हैं तब आपको समझ में आता है। तो पहले आपको ये समझना होगा कन्वर्जन क्या है। और 8th क्लास में कन्वर्जन पढ़ाया जाता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। तो पहले आप ये देख लीजिएगा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना सीख लीजिएगा। उसके बाद ये है कि जो एक बार जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं बेसिकली वो बाइनरी डिजिट्स पर वर्क करते हैं, ठीक है, यानी बिट्स पर वर्क करते हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो ये डिफरेंट बिटवाइज ऑपरेटर हैं जो बिट्स पर वर्क करते हैं। इसके लिए पहले आपको नंबर दे रखा होगा, और नंबर जब बिटवाइज ऑपरेटर जब से वर्क करता है तो पहले डिजिट आपका बाइनरी में कन्वर्ट होता है, और बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद फिर आपका फाइनली आंसर निकल के आता है। जैसे यहाँ लिखा हो एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू मान लीजिए 5 है, वाई की वैल्यू 7 है, तो पहले दोनों को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। अब एंड ऑपरेटर जैसे बिटवाइज एंड है तो वो फिर अपना काम करेगा, ये मैं कल बताऊंगा आपको कैसे काम करता है। लेकिन पहले आपको एक्स और वाई जो डेसिमल नंबर सिस्टम में दे रखी है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। एक बार जब आपने कन्वर्ट कर लिया तो फिर उन पर ये एंड ऑपरेटर परफॉर्म होकर इस तरीके से ये काम अपना करेगा। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप समझ में आ चुका होगा। थोड़ा बुक को रेफर कीजिए और ऑपरेटर्स को एक बार पढ़िए।
और अच्छा समझ में आ जाएगा। कल मैं इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं असाइनमेंट और इन ऑपरेटर पर भी एक वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाए, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये था अभी आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।